1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारत के इतिहास का वो मोड़ है जिसने, कह सकते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसी क्रांति की जिसकी जमीन पता है 100 साल में तैयार हुई थी, और इसी ने अगले 100 सालों के हमारे आज़ादी के संघर्ष की नींव भी रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? मतलब कैसे कैसे एक छोटा सा राइफल का कारतूस इतने बड़े, इतने मजबूत ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी जड़ों से हिला सकता था? आइए आज इसी दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक नई बंदूक से। नाम था इसका एनफील्ड राइफल। अब बंदूक तो नहीं थी, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसके कारतूस। इनको लोड करने के लिए ना सिपाहियों को दांतों से काटना पड़ता था, और बस यहीं से सारा संकट शुरू हो गया। सिपाहियों के बीच एक खबर, कह लीजिए अफवाह, बिल्कुल आग की तरफ फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। तो ये सिर्फ एक अफवाह नहीं रह गई थी, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। तो इस अपमान और गुस्से के माहौल में एक आवाज उठी, एक सिपाही की आवाज, और उनका नाम था मंगल पांडे। उनका विद्रोह, समझिए, वो पहली चिंगारी थी जिसने उस बारूद में आग लगा दी जो सालों से जमा हो रहा था। तारीख थी 29 मार्च 1857। जगह बैरकपुर छावनी। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने सीधे अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया। विद्रोह की पहली गोली चल चुकी थी। अंग्रेजों ने जाहिर है फौरन उन्हें पकड़ा और सिर्फ 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया। और जल्द ही उनके साथी ईश्वरी पांडे को भी यही सजा मिली। लेकिन अंग्रेज शायद ये समझ नहीं पाए कि इस शहादत से वो एक चिंगारी को बुझा नहीं रहे, बल्कि उसे पूरे देश की आग में बदल रहे थे। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी, एक बहाना था। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। तो चलिए अब जरा उन गहरे कारणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस महाविद्रोह की जमीन तैयार की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। उस वक्त एक गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी, और वो एक पॉलिसी लेके आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये थी क्या? ये एक ऐसी नीति थी जिसने भारतीय राजघरानों में, समझिए, भूचाल ला दिया था। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधे अंग्रेजों के कब्जे में। सतारा, झांसी, नागपुर, एक एक करके कई बड़ी रियासतें हड़प ली गईं। अरे यहाँ तक कि अवध जैसी अमीर रियासत को भी कुशासन का बहाना बनाकर निगल लिया गया। तो जाहिर है इन नीतियों ने राजाओं और नवाबों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। फिर आते हैं आर्थिक कारण। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारत के मशहूर कपड़ा उद्योग जैसे जो हमारे पारंपरिक धंधे थे, उन्हें एक एक करके तबाह कर दिया। क्यों? ताकि इंग्लैंड की मिलों में बना सामान यहाँ भारत में बिक सके। उधर किसानों पर इतना ज्यादा लगान ठोक दिया गया कि उनकी तो कमर ही टूट गई। तो नतीजा क्या हुआ? भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अच्छा, अब उन सैनिकों की बात करते हैं जो असल में अंग्रेजी राज की रीढ़ की हड्डी थे। उन्हीं के दम पर तो सब चल रहा था, लेकिन उनके धर्म और समाज पर भी हमले हो रहे थे। एक तरफ ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की पूरी छूट थी, दूसरी तरफ सिपाहियों को समुद्र पार लड़ने भेजा जा रहा था, और ये उस जमाने में धर्म के खिलाफ माना जाता था। और तो और, अंग्रेज सैनिक के मुकाबले वेतन भी कम, प्रमोशन का कोई चांस नहीं, और जो मुफ्त में चिट्ठी भेजने की सुविधा थी वो भी छीन ली गई। ये सब वो छोटे छोटे अपमान थे जो हर सिपाही हर रोज महसूस कर रहा था। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सेना में हर एक अंग्रेज सैनिक पर 5 भारतीय सिपाही थे, 5 के मुकाबले 1। सोचकर देखिए, अंग्रेजों की पूरी ताकत इन्हीं भारतीय सैनिकों के दम पर टिकी थी, और उन्हीं का भरोसा वो पूरी तरह खो चुके थे। ये तो बिल्कुल एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठने जैसा था जो बस फटने ही वाला था। तो बारूद तो अब पूरी तरह इकट्ठा हो चुका था। जरूरत थी तो बस एक चिंगारी की, और जैसे ही वो चिंगारी लगी, विद्रोह की आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में ऐसे फैली कि किसी ने सोचा भी नहीं था। पता है, इस क्रांति के लिए एक सीक्रेट प्लान भी बना था। नाना साहब और अजीमुल्ला खान जैसे बड़े नेताओं ने 31 मई की तारीख तय की थी। और संदेश कैसे भेजा जा रहा था?
कमल का फूल और चपातियां, गांव-गांव ये प्रतीक भेजे जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, क्रांति किसी का इंतजार नहीं करती। तय तारीख से काफी पहले ही 10 मई को मेरठ में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और हजारों सैनिक दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ निकल पड़े। और ये आग बहुत तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गई और हर जगह इसका नेतृत्व करने के लिए एक से बढ़कर एक नायक सामने आए। दिल्ली में बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांति का चेहरा बनाया गया। कानपुर में मोर्चा संभाला नाना साहब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे ने। लखनऊ की कमान थी बेगम हजरत महल के हाथ में, तो उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार के साथ इतिहास लिखने को तैयार थीं। और बिहार में 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, तो ये तो हुई देश के बाकी हिस्सों की बात, लेकिन इसी कहानी के बीच राजस्थान में एक बिल्कुल अलग ही संघर्ष चल रहा था। देखिए, यहाँ सीधा ब्रिटिश शासन नहीं था, यहाँ तो राजा महाराजाओं की रियासतें थीं और इसीलिए यहाँ विद्रोह का रंग रूप ही एकदम अलग था। उस जमाने में राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं, उन पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने अपने लोग बिठा रखे थे। इन्हें कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। जैसे मेवाड़ में थे मेजर शॉर्स, मारवाड़ में कैप्टन मैकमेसन और कोटा में मेजर बर्टन। असल में यही लोग ब्रिटिश सत्ता का असली चेहरा थे। और यहाँ की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं महत्वपूर्ण बात ये थी कि राजस्थान अंदर से ही बटा हुआ था। एक तरफ थे जयपुर, बीकानेर, मेवाड़ जैसे बड़े बड़े राजा जो खुलकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उन्हें सैनिक और पैसा सब कुछ दे रहे थे। और दूसरी तरफ थे कई शक्तिशाली ठाकुर और आम जनता जो अपने ही राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों के साथ खड़े थे। इस बगावत का सबसे दहला देने वाला चेहरा शायद चेलावास के युद्ध में दिखा। यहाँ आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों और जोधपुर की मिलीजुली फौज को हराया, बल्कि एक ऐसा काम किया जिसने अंग्रेजों की रूह कंपा दी। उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन का सिर काटा और उसे आउआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया। सोचिए, ये ब्रिटिश सत्ता को कितनी बड़ी, कितनी खुली और कितनी खौफनाक चुनौती थी। लेकिन राजस्थान का जो सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है वो कोटा में हुआ, और इसकी खास बात ये थी कि ये एक जन विद्रोह था। मतलब यहाँ सैनिक नहीं, बल्कि लाला जयदयाल और मेहराब खान जैसे स्थानीय अफसरों और आम जनता ने मिलकर बगावत की थी। उन्होंने मेजर बॉटन को मार डाला और लगभग 6 महीने तक पूरे कोटा शहर पर अपना कब्जा बनाए रखा। तो हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद भारत पर अंग्रेजी शासन का जो स्वरूप था वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए और क्या कुछ बदला। इस विद्रोह का असर ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह डर गई और उन्होंने भारत पर शासन करने का पूरा तरीका ही बदल डाला। सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, उसे भंग कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अधीन कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल का पद था वो अब वाइसरॉय कहलाने लगा और लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वाइसरॉय। और हाँ, एक और जरूरी बदलाव हुआ। भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई। अब सवाल उठता है कि इस विद्रोह को क्या कहा जाए। इस पर इतिहासकारों की राय हमेशा से अलग अलग रही है। एक तरफ वी.डी. सावरकर जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने इसे भारत का पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वहीं दूसरी तरफ आर.सी. मजूमदार जैसे बड़े इतिहासकार हैं जिनका मानना था कि ये न तो पहला था, न ये राष्ट्रीय था और न ही ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था। उनके मुताबिक ये मुख्य रूप से एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में कुछ जगहों पर जन विद्रोह में बदल गया। तो फिर आखिर 1857 का सच क्या है? देखिए, सच शायद कहीं बीच में है। ये बात सही है कि विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने अंग्रेजों के अजेय होने का, यानी कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने पहली बार पूरे देश के लोगों में एक साझा राष्ट्रीयता की भावना जगाई और हमारे आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर दी। और अंत में एक सवाल जो इतिहास के गलियारों में आज भी गूंजता है। जरा सोचिए, क्या होता अगर राजस्थान के बड़े राजाओं ने अंग्रेजों का साथ देने की बजाय विद्रोहियों का समर्थन किया होता? क्या होता? शायद भारत का इतिहास ही कुछ और होता। 1857 की यही विरासत है जो हमें आज भी अपनी जड़ों और अपने संघर्षों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।